दोस्तों, मैं हूं समीर गोस्वामी और लीजिए आज सुनिए मेरी ही लिखी कहानी ग्लानी। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। कमरे में दीवार घड़ी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोमेश की आंखों से जैसे नींद गायब थी। ऐसी भरी ठंड में भी उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंदें उसकी घबराहट को बयां कर रही थी। चेहरा फक सफेद सा हो गया था। अजीब ग्लानि जैसे भाव लिए वो छत की ओर निहार रहा था। बाजू में उसकी पत्नी सुलेखा गहरी नींद में सो रही थी। रोमेश ने बिना कोई आवाज किए रजाई को एक तरफ किया और पलंग से उतरकर बाथरूम की ओर चल दिया। बाथरूम में उसने अपना मुंह धोया और तौलिए से मुंह पोंछकर आईने में देखा। अब कुछ ठीक लग रहा था। वापस आकर धीरे से बिना आहट के रजाई के अंदर हो गया, एक तरफ करवट की और सामने दीवार की ओर ताकने लगा। आंखों से नींद गायब थी। यूं ही आंखों में सारी रात कट गई। अगली रात रोमेश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सुलेखा बस अभी कमरे में आई ही थी। दूध का गिलास रोमेश की टेबल पर रखकर पलंग पर बैठ गई और रिमोट से टीवी के चैनल बदलने लगी। कितनी देर लगेगी? अचानक सुलेखा ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। मुझे थोड़ा समय लगेगा, तुम सो जाओ। रोमेश ने बड़े प्यार से जवाब दिया। हाँ ठीक है, लेकिन दूध जरूर पी लेना, सुलेखा ने कहा। हाँ ठीक है, रोमेश ने जवाब दिया। गुड नाइट, सुलेखा ने कहा। वेरी गुड नाइट स्वीट हार्ट। सुलेखा ने रजाई खींची और मुंह ढककर सो गई। करीब 1 घंटे काम करने के पश्चात रोमेश बिस्तर पर पहुंचा। वैसे तो रोमेश सुलेखा को अटूट प्यार करता था, लेकिन जब भी सुलेखा नींद में होती और उसके चेहरे पर जो निश्चल भाव होते, उन्हें देखकर उसके मन में प्रेम दुगना हो जाता। प्रेम के इसी वेग में बहकर रोमेश ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही जैसे हाई वोल्टेज का करंट रोमेश को लगा हो, बड़ी तीव्रता से उसने अपना हाथ अलग कर लिया। हृदय की धड़कनें फिर बढ़ गई थी। चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जाता था। स्मृति में पुरानी घटनाओं का आना शुरू हो गया। लैंप पोस्ट के नीचे वो लड़की शायद अगली बस का इंतजार कर रही थी। इस वक्त लगभग 8 बज रहा होगा। लैंप पोस्ट के अलावा सभी जगह घुप अंधेरा था। लड़की कुछ असहज महसूस कर रही थी। 2 आंखें उसको लगातार देख रही थी। कोई बस न आती देख वो कुछ ज्यादा ही असहज हो चली थी। अब उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। कोई आहट न देख अब वो अंधेरे की ओर बढ़ने लगी और एक झाड़ी के पीछे जाकर बैठ गई। शायद ये लघु शंका की असहजता थी। अचानक ये दोनों आंखें तेजी से उसकी ओर लपकी। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक भरे पूरे शरीर ने उस पर झपट्टा मारा और उसके बाद वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी अस्मिता की भीख मांगती रही। लेकिन ना ही इस बीच कोई रक्षा की सड़क से निकला, ना ही उस दरिंदे को उस पर दया आई। पता नहीं दरिंदे ने उसे कब छोड़ा। वो तो बेसुध हो गई थी। आधा घंटे तक लगभग बेहोशी की हालत में सुलेखा वहीं पड़ी रही। जब होश आया तो किसी तरह अपने आप को संभाला। एक बारगी तो ख्याल आया कि जान दे दे, लेकिन जब घर वालों का ख्याल आया और ये भी कि जान देना कायरता है, तो किसी तरह इस विचार को मन से निकाला और भाव शून्य होकर बस स्टॉप पर फिर से खड़ी हो गई। अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एक जड़वत मूर्ति की तरह वो खड़ी थी। इक्का दुक्का ऑटो रिक्शा निकले, लेकिन उसमें हाथ उठाकर ऑटो रोकने की हिम्मत न बची थी। या यूं कहें कि क्षण भर में उसका विश्वास पुरुष जाति से उठ गया था। अब या तो उसे किसी बस का इंतजार था या किसी अपने का। एक बार तो ऑटो वाले ने रुककर कहा भी कि मैडम घर छोड़ दूं, आज शाम से ही बस वालों ने हड़ताल कर दी है। लेकिन या तो उसने सुना नहीं या उसे किसी अजनबी की बातों पर विश्वास नहीं रहा। वो वैसे ही भावशून्य खड़ी रही। ऑटो वाला एक अजीब समूह बनाकर चला गया। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। सहसा एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और चालक ने आवाज दी, सुलेखा। ये रोमेश था।
रोमेश सुलेखा की ही कॉलोनी में रहता था। वैसे था तो अच्छा लड़का, अच्छी खासी नौकरी करता था, सभी से अदब से पेश आता था, देखने में भी स्मार्ट था। लेकिन सुलेखा न जाने क्यों उसको नापसंद करती थी। शायद नापसंदगी का कारण रोमेश का शराब पीना था। वह अक्सर शराब पीकर किसी से भी लड़ जाता और नशा उतरने के बाद, जो अक्सर 1 घंटे में उतर जाया करता था, उन सभी से पैर पकड़कर माफी मांगता जिनसे उसने बदसलूकी की थी। कॉलोनी वाले उसके सामान्यतः किए जाने वाले अच्छे व्यवहार के कारण उसे माफ कर देते, लेकिन सुलेखा को यह सख्त नापसंद था। हालांकि सुलेखा यह भी जानती थी कि रोमेश उसे पसंद करता है, लेकिन ना कभी रोमेश ने प्रेम का इजहार किया और न सुलेखा को कभी उसको इनकार करने की आवश्यकता पड़ी। परंतु ये इजहार और इनकार मौन भाषा में कई बार हो चुका था। आज वही नापसंद व्यक्ति सामने खड़ा था, तिनके का सहारा बनके, इस घोर सुनसान में, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। सुलेखा, रोमेश ने इस बार थोड़ा तेजी से कहा, ये क्या हालत बना रखी है? इतने रात गए यहां अकेले क्या कर रही हो? बस का इंतजार कर रही थी। आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो गई थी, सुलेखा ने रुधे गले से हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन आज तो शाम से बस वालों ने हड़ताल कर दी थी। मुझे पता नहीं था, कहते कहते सुलेखा फपक फपक कर रो पड़ी। सुलेखा, सुलेखा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? पूछते हुए रोमेश ने कदम सुलेखा की ओर बढ़ाए, पर जाने क्या सोचकर रोक लिए। सुलेखा का मन तो हुआ कि रोमेश को पास बुलाकर 2 झापड़ रसीद करके पूछे कि अक्सर मेरे पीछे चक्कर लगाने वाले तुम आज कहाँ थे? आज अगर तुम होते तो मेरी अस्मिता बच जाती, लेकिन तुम तो बैठे होगे किसी बार में मेरी दुर्गति से बेखबर। विपत्ति में दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, फिर रोमेश अगर दोस्त नहीं था तो दुश्मन भी नहीं था। इस समय सुलेखा को अपनों से बढ़कर लग रहा था। सुलेखा, प्लीज शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ, रोमेश ने पुनः कहा। सुलेखा ने रोते रोते पूरी कहानी बता दी। पता नहीं सुलेखा की वेदना को महसूस किया था या कुछ और था। कहानी खत्म होते होते मोटरसाइकिल की चाबी रोमेश की हथेली के पार हो चुकी थी, पर ना तो रोमेश को इसका एहसास था और न सुलेखा को इसका ज्ञान। तभी एक ऑटो वहां से गुजरा। रोमेश ने ऑटो रोका और सुलेखा को उसमें बिठाकर खुद उसके पीछे हो लिया। रोमेश अब गहरी नींद में था। अगली रात रोमेश ने जैसे ही सुलेखा के समीप जाने की कोशिश की, फिर वही अजीब सी स्थिति होने लगी। फिर वही तेज धड़कने, वही चेहरे पर पसीना। रोमेश का एक हाथ माथे पर था और आंखें वही छत को निहार रही थी। उसके ओठों से शब्द फूटे, छी, बलात्कार। और फिर वही पुरानी यादों का पिटारा खुल गया। सुलेखा बड़ी ही गुमसुम रहने लगी थी। रोमेश जब भी उसको देखता तो बड़ी ही संवेदना होती। ये वो सुलेखा नहीं थी जिसको रोमेश प्रेम करता था। वो सुलेखा तो हरदम मुस्कुराते रहने का नाम थी। बेशक वो रोमेश को देखकर न मुस्कुराती थी। ये सुलेखा तो रोमेश को देखकर मुस्कुराती भी थी, भले ही बनावटी ही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट से वो मुंह बना लेना अच्छा लगता था। आखिर रोमेश को रहा ना गया। एक दिन उसी बस स्टॉप पर रोमेश ने सुलेखा को रोक लिया। क्या है? सुलेखा ने सपाट भाव से पूछा। ये तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता, रोमेश ने कहा। तो क्या करूं? सुलेखा ने मजबूर स्वर में बोला। शादी कर लो, रोमेश ने सलाह दी। किससे? सुलेखा ने प्रश्न किया। मुझसे, रोमेश का सपाट सा और त्वरित उत्तर था। रोमेश, तुम जानते हो फिर भी? सुलेखा ने संदेह सा किया। हां सुलेखा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। उसके लिए जो करना पड़े करने को तैयार हूं। तो मेरे लिए बस इतना कर दो कि ये शराब छोड़ दो। उस रात वो दरिंदा नशे में धुत था रोमेश। हो सकता है वो नशे में न होता तो शायद ये हैवानियत उसके सर चढ़कर न बोलती और आज मैं इस स्थिति में न होती।
कहते कहते सुलेखा का गला भर आया। मैं वचन देता हूं, रोमेश ने इतना बस कहा। रोमेश बराबर छत की तरफ ताके जा रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वो सुलेखा को देखता, आंखों के सामने बार बार वही बलात्कार का दृश्य आता और चेहरे पर घृणा और तिरस्कार के भाव फैल जाते। आज उसने निश्चय कर लिया, अब वो ऐसे जाग जाग कर रातें नहीं बिताएगा। सुलेखा कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, लेकिन आज वो सुलेखा को बताकर ही रहेगा कि वो किस कश्मकश में है। सुलेखा, रोमेश ने हिम्मत करके आवाज दी। हां, सुलेखा ने कहा। वो भी शायद अभी सोई नहीं थी। कुछ जरूरी बात करना है। बोलो, सुलेखा ने चैतन्य होते हुए कहा। वो बात यह है कि मैं जब भी तुम्हारे समीप आने की कोशिश करता हूं, रोमेश ने हिम्मत करके कहा, तो मुझे वो तुम्हारे साथ घटित घटनाएं याद आने लगती है और फिर मेरा दिमाग पागल हो उठता है क्योंकि। एक मिनट रोमेश, सुलेखा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। तुम क्या महिलाओं को कमजोर समझते हो? हां, शारीरिक रूप से हो सकता है कि कमजोर हो, लेकिन उनकी बाकी इंद्रियां बहुत मजबूत होती हैं। जहां मेरी अस्मिता लुटी वहां बेशक अंधेरा था, पर जिसने मेरी अस्मिता लूटी उसके शरीर की वो गंध मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन मैंने उस बलात्कारी को उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन उसने मुझसे शादी कर ली थी। रोमेश के चेहरे का पसीना छट चुका था। उसने सुलेखा को बाहुपाश में लिया। रोमेश को फिर करंट लगा, मगर इस करंट का वोल्टेज कुछ अलग था। दोस्तों, मैं था आपके साथ समीर गोस्वामी और आज आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी ग्लानि।